नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। कांग्रेस के नेताओं को हर बात में विध्वंस ही क्यों नजर आता है, और वो भी भारत का ही क्यों? कांग्रेस और विपक्षी नेता ये कहने लगे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या भारत में भी लोग बांग्लादेश की तरह ही प्रधानमंत्री आवास में जाकर उत्पात मचा सकते हैं? क्या भारत में भी सेना उसी तरह आंदोलनकारियों, या यूं कहें कि आंदोलनकारियों के भेष में छुपे उपद्रवियों को शह दे सकती है? आज इन्हीं सवालों पर बात होगी, लेकिन पहले देख लीजिए कि कांग्रेस और विपक्ष के किस नेता ने क्या कहा। एक सलमान खुर्शीद हैं, जो मनमोहन सिंह सरकार में पहले कानून मंत्री थे, फिर विदेश मंत्री बने थे। पता नहीं कैसी विदेश नीति जानते हैं जो ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही यहाँ भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य नजर आता है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री आवास पर भी लोग धावा बोल देंगे, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हुआ है। पहले श्रीलंका में हुआ था, अब बांग्लादेश में हुआ, अब की बार भारत की बारी है। वहीं हर मुद्दे पर पाकिस्तान प्रेम दिखाने वाले मणिशंकर अय्यर ने भी बांग्लादेश में बिगड़े हालात की तुलना भारत से कर दी। बल्कि देखें तो कांग्रेस के इन स्वनाम धन्य नेताओं की तुलना में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान ज्यादा संतुलित था। बात वो भी वही कहना चाहती थी जो कांग्रेस के नेताओं ने कही, लेकिन उन्होंने उसको तार्किक जामा पहनाने की कोशिश की। महबूबा ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश को इससे सबक लेना चाहिए। जब आपके पास बड़ी युवा आबादी होती है और आप उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, जब महंगाई और बेरोजगारी उन पर हावी होती है, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। हमें सबक लेना चाहिए कि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती। जब आप ऐसी नीतियां और कानून लाते हैं जो लोगों के खिलाफ हों और धैर्य की सीमा टूट जाए, तो आपको शेख हसीना की तरह बचकर निकलना पड़ता है। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। अब सवाल है कि क्या इन नेताओं की चिंता वाजिब है या विशुद्ध राजनीतिक है? बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे हालात भारत के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसे समझने के लिए आपको ब्रिटिश इंडिया के दौर की एक दास्तान सुनाते हैं। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा कि हम भारत को आजाद नहीं छोड़ सकते। अगर ये देश आजाद हो गया तो यहाँ के लोग आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, क्योंकि भारत के लोग आजादी और लोकतंत्र का मर्म नहीं जानते। चर्चिल की प्रसिद्धि एक बड़े राजनेता के रूप में थी, जिन्हें समूची दुनिया पहचानती थी। लेकिन इस बयान के पीछे चर्चिल की चाल को महात्मा गांधी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने चर्चिल को जवाब दिया कि अगर हम में लोकतंत्र और आजादी की समझ नहीं है तो भी आप हमें छोड़कर जाइए। आपकी गुलामी से बेहतर है कि हम सब एक दूसरे से लड़कर कटकर मर जाएं। जब गांधी दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती दे रहे थे, तो उन्हें भारत के लोगों की इच्छा शक्ति और लोकतंत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम पर विश्वास था। भारत के उस अतीत पर विश्वास था जिसमें लिच्छवी के भग्नावशेष से लोकतंत्र की खुशबू आज भी आती है। गांधी को राम राज्य की उस परिकल्पना पर विश्वास था जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इतिहास की बुनियाद वर्तमान की खूबसूरत इमारत जर्जर खंडहर का भविष्य तय करती है। आप आजादी के वक्त का समय देखिए। देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था। धर्म का वो जहर गांधी के हिंदुस्तान ने नहीं, बल्कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने बोया था। भारत गांधी के आदर्शों पर चला, धर्म को राज्य का आधार नहीं बनाया गया। पाकिस्तान जिन्ना की नफरती महत्वाकांक्षाओं का प्रतिफल था। इसलिए भले ही जिन्ना ने वहां धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव का उपदेश दिया, उस उपदेश का कोई प्रभाव पाकिस्तान के लोगों पर नहीं पड़ा। बहुत जल्द ही पाकिस्तान में लोकतंत्र का दम फौजी बूटों के नीचे घुटने लगा। दरअसल पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर कोई दूसरा मुस्लिम देश हो, वहां की राजनीतिक सामाजिक स्थिति लोकतंत्र के लिए जहरीली होती है। वहां धर्म राष्ट्र की भावना से बड़ा हो जाता है।
धर्म की ताकत राष्ट्र की ताकत से बड़ी हो जाए तो धर्म का उन्माद तो जीत जाएगा, लेकिन राष्ट्र हार जाएगा। और राष्ट्र की पराजय का पैमाना लोकतंत्र की पराजय है या लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास है। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन जिन्ना की विनाशकारी जिद से बना वो देश 1956 से 1971, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक फौजी तानाशाही का शिकार रहा। बाकी बचे समय में भी सरकार भले ही लोकतांत्रिक रही हो, लेकिन उसके ऊपर फौज उसी तरह हावी रहती है जैसे किसी बकरी के बिल्कुल बगल में बाघ को बांध दिया जाए। 1977 का साल भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यक्तित्व के अंतर को दिखाता है। भारत में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन तब भी भारतीय सेना ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। दूसरी ओर इंदिरा गांधी को 19 महीनों में ही चुनाव कराने पड़े। उस चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। पहली बार भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सत्ता में आई जनता पार्टी के मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो जनता पार्टी के भीतर से ही विरोध की आवाज उठने लगी। कई नेताओं को लगता था कि जनता से बड़ी सजा कौन दे सकता है, जिन्होंने 11 साल से लगातार राज कर ही इंदिरा गांधी तक को चुनाव में हरा दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की फौजी हुकूमत आई तो जिस शख्स ने जियाउल हक को प्रधान सेनापति बनाया था, उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं भारत में 1980 में जब इंदिरा गांधी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में गईं, तो जनता पार्टी से मोह भंग के कारण लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत से जिताया। ये बुनियादी फर्क भारत और पाकिस्तान का है। यही फर्क भारत और बांग्लादेश का भी है। 1971 में पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आकर जब पूर्वी पाकिस्तान ने विद्रोह किया, तब इस विद्रोह को लोकतांत्रिक अंजाम तक पहुंचाने में भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के हक और हित के लिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध किया, बल्कि अमेरिका से लेकर चीन जैसे देशों की सख्त दुश्मनी मोल ली। बांग्लादेश बन तो गया, लोकतंत्र आ तो गया, लेकिन 4 साल बाद ही राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई। शेख हसीना की खुशकिस्मती थी कि अपने पति के साथ वो उस वक्त विदेश में थी जो बच गई। बांग्लादेश 1975 से 1990 तक करीब 1 साल तक सैनिक साए में रहा, सैनिक हुकूमत रही। उसके बाद लोकतंत्र भी आया तो सेना के हनक से दबकर ही बांग्लादेश का लोकतंत्र खिसकता रहा। मुस्लिम देशों में, ज्यादातर मुस्लिम देशों में समाज के भीड़तंत्र बनने का खतरा अक्सर बना रहता है, लेकिन भारत में बड़ी आबादी लोकतंत्र के मूल्यों में ईमानदार भरोसा रखती है। फिर भारत में लोकतंत्र को चलाने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, वो तमाम शिकायतों के बावजूद लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब है। भारत का एक बड़ा तबका ये विश्वास करता है कि विरोधी या दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को भी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। फिर भारत का संविधान और भारत की सेना दोनों ही इसे पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका से अलग करते हैं। भारतीय सेना की पहचान दुनिया की सबसे देशभक्त सेना के रूप में होती है। यहाँ सेना कभी भी राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देती। जब इमरजेंसी लगी तब भी सेना ने अंदरूनी हालात में अपनी टांगे नहीं अड़ाई। ना ही सेना की महत्वाकांक्षाएं इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षाओं से टकराई। सेना अपने काम से काम रखती है, विधायिका अपने काम से काम रखती है। ये बात सिर्फ इमरजेंसी के समय ही नहीं, बल्कि बाद के दिनों में भी दिखी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने का ऐलान जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया तो देश में आग लग गई, हालात बिगड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जाति के नाम पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उसी समय बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जब राम रथ यात्रा लेकर निकले तो सांप्रदायिक तनाव की भट्टी में देश झुलसने लगा। उस पर से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी तो जरूर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 12 दिनों तक देश को सिर्फ प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उनके उप प्रधानमंत्री देवीलाल ही चला रहे थे। तब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसा देश होता तो सेना तब तक तख्ता पलट कर चुकी होती। उसी तरह 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी तो उस समय भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बात वही है कि भारत में सबकी
लक्ष्मण रेखाएं साफ हैं। चाहे सेना हो, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सारी संस्थाएं अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करती हैं और इन सबकी शक्तियां हमारी संसद में समाहित हैं। उसी तरह इन सबको शक्ति भी हमारे संविधान से मिलती है और भारत का संविधान सामूहिक चेतना से चलता है, किसी व्यक्ति के बाहुबल से नहीं, जैसा बांग्लादेश या पाकिस्तान में हो जाता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को जैसा दुर्भाग्यपूर्ण मंजर देखने को मिला वैसा ही भारत में भी दिख सकता है, ऐसा सोचना उनकी बुद्धि की बलिहारी है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।